Assalamualaikum. Welcome to our JNJ Academy YouTube channel. I'm Zishan and today we are going to learn about C programming. ये हमारा लेक्चर 2 रहेगा. लेक्चर 1 ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं पूरा बेसिक सा. जो इंट्रोडक्शन पार्ट अभी चल रहा है 2-3 लेक्चर इंट्रोडक्शन ही पार्ट करेंगे अपन, जिसमें सारा डेटा टाइप्स हो गया या फिर ऑपरेटर्स हो गया, सब कुछ अपन कवर करेंगे. ठीक है ना. तो आज का जो क्लास हमारा डेडिकेटेड है वो किसको? डेटा टाइप्स को. इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है ना. चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2. तो पूरे टॉपिक्स में जो हम कवर करने वाले हैं, यानी कि पूरे सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि चल रहा है हमारा, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंट्रोल फ्लो, देन फंक्शंस, देन पॉइंटर्स, रिकर्शन, एरेज, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर, फाइल इनपुट आउटपुट एंड देन मिसलेनियस टॉपिक जितने भी हैं सारे अपन कवर कर लेंगे. ये पूरा जो ओवरव्यू किसका है? सी प्रोग्रामिंग पूरे चैप्टर्स का है. ठीक है ना. लेकिन आज अपन क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट में भी क्या करेंगे? डेटा टाइप. चलो तो टुडेज एजेंडा इज क्या है हमारा आज का एजेंडा? इंट्रोडक्शन पार्ट में से डेटा टाइप्स, फिर डेटा टाइप्स के जो टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव, डेराइव्ड, यूजर डिफाइंड, तो इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप्स होता क्या है? तो पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि डेटा टाइप्स होता क्या है. तो एक छोटी सी बात अपन समझते हैं पहले कि इंट x इक्वल्स टू 5. तो 5 कैसा है? 5 है इंटीजर टाइप का. तो 5 क्या है? इंटीजर टाइप का. x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल. इक्वल टू क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है. तो ये 5 जो है ये कहाँ चला जाएगा? x वेरिएबल के अंदर में. ठीक है ना. यानी वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर वैल्यूज आते हैं. तो यहाँ पे कैसा वैल्यूज है? 5, एक इंटीजर वैल्यू. तो इंट के जो डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? इंट, INT. कीवर्ड क्या होता है? INT. तो ये बताता है कि भाई वेरिएबल किस टाइप का है, तो किस टाइप का वैल्यू को रखेगा. तो इंटीजर टाइप के वैल्यू को रखेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंट लगाया है. लेट सपोज फ्लोट लगाना है, तो FLOAT फ्लोट. x इक्वल्स टू यहाँ पे 5.5. तो ये क्या है? तो ये 5.5 क्या है? ये फ्लोट वैल्यू, डेसिमल पॉइंट. यानी कि फ्लोट वैल्यू का मतलब है कि कुछ डेसिमल करके होगा. ठीक है ना. यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x के अंदर क्या? 5.5 जो कि फ्लोट नंबर है. तो फ्लोट नंबर है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका जो डेटा टाइप आप जो कीवर्ड इस्तेमाल करोगे FLOT कीवर्ड इस्तेमाल करोगे और यही आपका डेटा टाइप हो जाएगा. ठीक है ना. तो वही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में बोल रहा है. इन सी प्रोग्रामिंग अ डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड. ठीक है ना. यानी कि ये क्या होता है? वेरिएबल जो होल्ड करता है वैल्यू, उसके टाइप को, उसके डेटा जो है उसके टाइप को बताता है. ठीक है ना. इट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी अलोकेटेड. और ये साथ में बताता है कि भाई जब ये x का वैल्यू, x वेरिएबल के अंदर क्या डिक्लेरेशन के टाइम कोई मेमोरी नहीं मिलता है x को, लेकिन जब इनिशियलाइजेशन हो जाता है यानी 5x के अंदर चला जाएगा, 5.5x के अंदर चला जाएगा, तो कुछ तो मेमोरी मिलेगा ना. तो मेमोरी कितना मिलता है ये भी बताता है. यानी मेमोरी एलोकेटेड फॉर दैट वेरिएबल एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट. डेटा टाइप्स इन C आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे प्रिमिटिव, डेराइव्ड, यूजर डिफाइंड. तो ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन डेटा टाइप्स का फर्दर किया गया है. 1 बाय 1 इसको अपन देखते हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, जिसमें से इंट, फ्लोट, कैर और वॉइड. तो इंट को पहले अपन समझते हैं. तो इंट देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे सिर्फ ये 4 आते हैं जनरली. तो यहाँ पे इंट हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, कैर हो जाएगा एंड वॉइड हो जाएगा. ठीक है. जनरली जो डेप्थ में पढ़ना है हमें इंट को, कैर को अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. यहाँ पे चलो इंट देखते हैं क्या है. इंट जो जनरली यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर्स. तो ये क्या है? इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. कीवर्ड का. द साइज ऑफ इंट टिपिकली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर. ठीक है ना. यानी कहीं पे आपको इंट का जो साइज दिखेगा, कितने बाइट का होता है इंट? 2 बाइट का या 4 बाइट का. विजुअल स्टूडियो में देखोगे तो 4 बाइट का है. इसका अगर साइज देखना चाहोगे, अगर टर्बो C या C++ में देखोगे तो क्या आएगा? 2 बाइट का. ठीक है ना. वैसे मैंने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है सारा कुछ, तो वेबसाइट पे भी जा करके आप www.jngacademy.com पे विजिट करके पूरा चीज़ देख सकते हो. ठीक है ना. नोट्स वहीं से डाउनलोड कर सकते हो. अब यहाँ पे फ्लोट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. यूज फॉर स्टोरिंग सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. इट यूजुअली रिक्वायर्स 4 बाइट. ठीक है ना. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नेक्स्ट है कैर और वॉइड. कैर जो होता है सिर्फ 1 बाइट का मेमोरी लेता है. ठीक है ना. सिर्फ 1 बाइट हमें जरूरत पड़ता है. तो यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, इट टिपिकली रिक्वायर्स
1 बाइट ऑफ मेमोरी। एक बात और यहाँ पे समझ लो कि बाइट जो है 1 बाइट, बाइट तो वैसे पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 1 बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट्स, याद रहेगा 8 बिट्स, ठीक है। तो ये याद रखो, कभी अगर नंबर सिस्टम पढ़े हो तो वहाँ बताया गया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ याद रखो। वॉइड क्या होता है, रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। जब हमें कुछ नहीं प्रिंट कराना तो वॉइड, आप डेटा टाइप कीवर्ड वॉइड ले सकते हो आराम से। इट इज यूज्ड फॉर अ फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। वॉइड फंक्शन नेम, जैसे ये फंक्शन के आगे जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम वॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे हैं उससे। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 आगे तो डीपली समझ में आता रहेगा, अभी जितना डाइजेस्ट हो पा रहा है कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा डेराइव डेटा टाइप्स। डेराइव डेटा टाइप्स में जैसे एरेज, पॉइंटर्स। तो एरेज देख लेते हैं पहले। तो एरेज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप्स। तो एरेज के अंदर एक बात याद रखना हमेशा, जैसे सपोज ले लेते हैं इंट एर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा, साइज भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब आप साइज मेंशन कर रहे हो, चलो यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, तो डिक्लेयर हो गया। अब डिक्लेयर हो तो वैल्यू जो पुट करोगे तो एक बात याद रखो, उसका वैल्यू जो आएगा तो 10 का मतलब है कि 10 साइज का इसको क्या मिल जाएगा, मेमोरी मिलेगा। अगर मान लो इंटीजर लिया तो 4 बाइट का एक सेल होगा हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक 4 बाइट, 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 ऐसे करके 10 होगा, ठीक है ना, 10 तक होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 4 × 10 बाइट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात क्या है, मुद्दे वाली बात ये है कि ये जो सारे सेल होंगे यहाँ पे, इन सारे सेल में सेम टाइप्स के वैल्यू होंगे, डेटा टाइप्स का सेम होगा सब वैल्यू का, ठीक है। जैसे अगर मैं इंटीजर ले रहा हूँ तो सारे में इंटीजर होगा, कैर ले रहा हूँ तो सारे में कैरेक्टर होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये याद रखना है हमेशा। तो जो एरेज होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है ऑफ द सेम डेटा टाइप, डेटा टाइप सेम होगा, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंट एर, हमने ये एग्जाम्पल लिया है, डिक्लेयर्स एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स, ठीक है ना, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंटर्स की बात करें, पॉइंटर्स ये सब एक चैप्टर्स ही है, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू बस देख लेते हैं। अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है ना। ये क्या होता है, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स बड़ा सिंपल सा चीज़ है, क्या है, इसको ऐसे आगे डेप्थ में पढ़ने वाले, यहाँ पे सिर्फ समझ लो क्या होता कि ये वेरिएबल वैसा वेरिएबल होता है जो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर लिए हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें अगर, तो इंट x इक्वल्स टू लेट सपोज 5 है। अब 5 होगा तो मेमोरी में कहीं पे होगा, तो लेट सपोज मेमोरी में कहाँ पे है, मेमोरी में 5 और 10 20 लोकेशन पे ये x है, और x के अंदर क्या है, 5 है, राइट। ये चीज़ हो गया, ये मैंने x को। लेकिन पॉइंटर भी हमें डिक्लेयर करना है, तो पॉइंटर के लिए क्या करेंगे अपन, देखो इंट स्टार p, पॉइंटर का ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, इंट स्टार p लेट सपोज इक्वल्स टू, हमने x डाल दिया। तो ये क्या है, अब ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर p है, तो p के अंदर क्या है, एड्रेस है, किसका एड्रेस है, x का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x का एड्रेस है, और एड्रेस को हमेशा शो किससे होता है, m% से। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक p बनेगा, p जिसके अंदर क्या होगा, p क्या है, पॉइंटर है, पॉइंटर है तो ये किसी का एड्रेस रखेगा, तो एड्रेस किसका रखेगा, तो x का एड्रेस रखेगा। x का एड्रेस कितना है, 102। और p अगर मेमोरी का सेल लिए हुआ है कहीं पे, तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा खुद का, तो मान लेते हैं 2020, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो मेमोरी के सेल, कोई भी सेल हमको मिल जाता है तो वो हमें देखना पड़ता है एग्जैक्टली एकदम वैल्यू एकदम क्या, यही जो 1020 ले रहा हूँ क्या यही x इक्वल्स टू 5 को मिलेगा मेमोरी में, क्या चेक करेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अपन अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखो, x इक्वल्स टू 5 एक इंटीजर वैल्यू हमने लिया है, यानी कि x वेरिएबल के अंदर 5 को। अब ये लेट कर लेते हैं कि ये जो x जिस मेमोरी लोकेशन पे गया वो 1020 पे गया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इंट स्टार p इक्वल्स टू m% x ले लिया। अब ये x का जो एड्रेस है वो किसके अंदर चला जाएगा, p के अंदर चला जाएगा। अब p यानी एक पॉइंटर है क्या, हाँ पॉइंटर, इसीलिए एड्रेस को लेगा किसके, दूसरे वेरिएबल को। तो दूसरा वेरिएबल हमने क्या लिया, x, तो x के एड्रेस को ये अपने अंदर रख लेगा, जो कि 1020 एड्रेस हमने माना था किसका, x का, तो ये ले लिया अपने अंदर। अब p कोई जगह, ये जो x का वेरिएबल का जो एड्रेस रखेगा, x वेरिएबल का जो एड्रेस रखेगा p, तो ये भी कहीं पर रखेगा ना, हाँ तो उसका भी कुछ लोकेशन होगा, तो वो लोकेशन मान लेते हैं 2020 मान सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझ लो इतना कि जो पॉइंटर होता है वो कुछ नहीं होता है, वो पॉइंटर वैसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर रखता है। सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में समझो तो ये होता है बस, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा डेराइव्ड डेटा टाइप में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है,
जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर का कलेक्शन होता है, ठीक है ना, एरेज, क्योंकि स्पेशल कोई कीवर्ड या डेटा टाइप नहीं है किसके अंदर, सी के अंदर। सो डेराइव का मतलब ये है कि जो अपना बेसिक डेटा टाइप है उससे डेराइव कर करके बना हुआ होगा कोई डेराइव डेटा टाइप, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, सी प्रोग्रामिंग देयर इज एन built in string data types like in some other languages, Python, Java, ये सब में होता है, पर C में नहीं होता है स्पेशल स्ट्रिंग के लिए कोई अलग से इनबिल्ट डेटा टाइप, ठीक है ना। जैसे इंस्टेड C uses arrays of characters, तो C क्या यूज करता है स्ट्रिंग के लिए, arrays of character, यानी char arrays इस्तेमाल करता है to represent strings, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 3 6 एक साथ। जैसे अब मान लेते हैं हम क्या लिए, कैर, फिर हमने लिया एर, फिर हमने लिया लेट सपोज 7, फिर हमने लिया डबल कोड के अंदर क्या, जीशान, ZEESHAN, और फिर हमने सेमीकोलन लास्ट में लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जीशान कितने कैरेक्टर का है, 7, तो यहाँ पे 8 ले लो। तो नहीं भी देखो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन कर दोगे तो फिर एग्जैक्टली यहाँ पे साइज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीशान कितने कैरेक्टर का है, 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ZEESHAN। लेकिन याद रखना कि स्ट्रिंग जो होता है, तो ये तो आप एरे के फॉर्म में लिख सकते हो, कैर एरेस करके लिख सकते हो, लेकिन याद रखना टर्मिनेट जो करेगा ना वो नल कैरेक्टर से। स्ट्रिंग जब भी आपका टर्मिनेशन होता है इसका, तो नल कैरेक्टर से। तो एक लास्ट में एक सेल हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा अगर स्ट्रिंग मेरा कितने साइज का है, 7 साइज का है अगर मेरा स्ट्रिंग, तो एक ऐड करो, एक और सेल ऐड करो, किसके लिए, हमेशा नल कैरेक्टर के लिए। तो हम पूरे स्ट्रिंग को मेंशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, C uses arrays of characters, char arrays, to represent strings. A string in C is defined as a contiguous sequence, ठीक है ना, of characters terminated by a null character, तो एक null character हमें लास्ट में ऐड करना पड़ता है। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि वो टर्मिनेट किससे होगा, नल कैरेक्टर से। तो ये याद रखना हमेशा। तो नल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक बैकस्लैश और 0, तो ये हमारा नल कैरेक्टर हो जाएगा। विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, क्या रिप्रेजेंट करता है नल कैरेक्टर, स्ट्रिंग खत्म हो चुका है अब, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी कि ये डेटा टाइप्स इसके यूजर के थ्रू बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर, काफी डेप्थ में पढ़ने वाले आगे आकर के, a user defined data type that allows grouping variables of a different data type। जैसे एरेस के अंदर क्या था, एक से ज्यादा एलिमेंट्स तो ले सकते हैं, लेकिन सारे जो एलिमेंट्स वो कैसे नेचर के होंगे, सेम डेटा टाइप्स के होंगे, ठीक है ना। जैसे इंट है तो सारा एलिमेंट एरेस के अंदर इंटी टाइप का होगा, कैर है तो सारा एलिमेंट कैर टाइप का ही होगा। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हम रख सकते हैं। इंट, कैर, जरूरत पड़ रहा है तो फ्लोट, अलग अलग हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो अगर स्ट्रक्चर डेटा टाइप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, स्ट्रक्ट, फिर हम कोई नाम रख सकते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्ट याद रखना है। उसके बाद हो जाता है हमारा यूनियन, ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको भी पढ़ने वाले आगे आकर के। नेक्स्ट इनम हो गया, फिर यहाँ पे टाइप डेफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने बोला इंटीजर फॉर अदर, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट, ये 4 में ग्रुप होता है, ठीक है ना, 4 अलग अलग ग्रुप में होता है ये। तो यहाँ पे शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट। अब हमें जैसा इंटीजर जरूरत पड़ रहा है, अगर शॉर्ट वैल्यू का जरूरत पड़ रहा है तो हम शॉर्ट इंट का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट से ज़्यादा का अगर जरूरत पड़ रहा है तो हम इंट का इस्तेमाल करेंगे, उससे भी ज़्यादा की जरूरत पड़े तो हम लॉन्ग इंट का इस्तेमाल करेंगे, उससे भी ज़्यादा की जरूरत पड़ रहा है साइज़ का तो लॉन्ग इंट का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स इक्वल्स टू हम 10 भी ले सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू हम 8 9 9 8 9 8 9 ऐसे करके भी ले सकते हैं, यानी कि हम बड़ा वैल्यू भी ले सकते हैं। अब सपोज हमने शॉर्ट इंट लिया, अब शॉर्ट इंट 2 बाइट ले सकता है, 2 बाइट मतलब कि एक रेंज तक ही उसका वैल्यू होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू फिर ये अपने अंदर नहीं ले सकता है अगर हम शॉर्ट इंट लेंगे। तो उसके लिए हमें फिर डेटा टाइप का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो इंट ले लेंगे, उससे भी बड़ा अगर वैल्यू है तो लॉन्ग इंट ले लेंगे, उससे भी बड़ा अगर हमारा वैल्यू है तो लॉन्ग इंट ले लेंगे। तो डिपेंड करता है कि हमें कैसा रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का ज़रूरत है उस तरह से हम डेटा टाइप का वैल्यू लेंगे इंटीजर में, ठीक है ना। अब ये इंटीजर जो फर्दर हमने देखा है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ये फर्दर फिर 2 ग्रुप में जाता है, साइंड हो सकता है या अनसाइंड हो सकता है। साइंड का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होगा,
पॉजिटिव निगेटिव, आधे वैल्यू पॉजिटिव होंगे आधे वैल्यू निगेटिव होंगे। अनसाइंड का मतलब होता है सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे विदाउट निगेटिव, यानी कि इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है ना, यानी निगेटिव नहीं होता है इसके अंदर। सिमिलरली इंट में भी वैसे ही, लॉन्ग इंट में भी वैसे ही साइन अनसाइंड होता है और लॉन्ग लॉन्ग इंट में भी साइन अनसाइंड होता है, ठीक है ना। यही चीज़ कैरेक्टर में भी होता है, कैर CHAR में भी होता है साइंड और अनसाइंड। फिर यहाँ पे फ्लोट देखें तो फ्लोट फिर 3 ग्रुप में है, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, यानी कि इसको ऐसे देख लो, सबसे छोटा होगा साइज में फ्लोट जो कि 4 बाइट का होगा, फिर डबल जो कि 8 बाइट का होगा, फिर हो जाए लॉन्ग डबल अगर इसका ज़रूरत पड़ रहा है तो, जो कि 10 बाइट का हो जाएगा। तो ऐसे करके हम साइज जैसे ज़रूरत पड़ रहा है हमें, एक फ्लोट में छोटा वैल्यू भी हो सकता है, बहुत बड़ा वैल्यू भी हो सकता है, बहुत छोटा वैल्यू भी हो सकता है, तो जिस हिसाब का हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसका डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टर में सेम, कैरेक्टर तो 1 बाइट का होता ही है, साइंड हो सकता है इसमें भी या अनसाइंड हो सकता है, ठीक है। और फिर वॉइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें रेंज चाहिए। सपोज आपको इंटीजर बोल दिया कि बेटा टर्बो सी में जो इंटीजर होता है ना, वो एक एलिमेंट का जो साइज ऑक्यूपाई करता है वो कितना होता है, 2 बाइट का होता है, ठीक है ना। अब वो बोलेगा कि रेंज बताइए, बोल देगा कि विजुअल स्टूडियो है जिसमें इंटीजर जो होता है ऑक्यूपाई करता है कितना, मतलब एक कैरेक्टर कितना ऑक्यूपाई करता है जगह, तो 4 बाइट। अब 4 बाइट वो बता देगा, उसके बाद पूछेगा कि आप रेंज बताइए साइंड के केस में और अनसाइंड के केस में। तो रेंज का डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हो, वैसे गेट वेट एग्जाम अगर आप दे रहे हो या फिर अपना नॉलेज के लिए या फिर मतलब समझ रहे हो कोई भी पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक स्मॉल सा जनरल फार्मूला है, चाहे तो आप ये याद रख सकते हो। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स है, नंबर ऑफ बिट्स है। अब आप बोलोगे बिट्स कैसे निकालेंगे, अरे हर चीज़ बाइट में तो बिट्स कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया ना कि 1 बाइट इज नथिंग बट 8 बिट्स। अगर हमें पता है 1 बाइट इक्वल्स टू नथिंग बट 8 बिट्स, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करके क्या हम नहीं निकाल सकते हैं 4 बाइट का 2 बाइट का। तो 2 बाइट्स इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, तो 2 into 8 दैट इज 16 बिट, 16 बिट्स। इसी तरीके से अगर हमें बोला जाए 4 बाइट है तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 4 बाइट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 into 4 32 बिट्स। सिमिलरली अगर बोला जाए आपको कि 10 बाइट्स का या 8 बाइट्स का है सपोज, तो बिट्स नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं बिट्स। तो 8 into 8 64, तो 64 बिट्स। इसी तरीके से आपको बोला जाए 10 बिट्स, सॉरी 10 बाइट का कोई चीज़ है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप 10 into 8 यानी क्या करोगे 80 बिट्स। तो यानी बिट्स हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर बिट्स हमें पता चल चुका है तो बिट्स अगर यार आपको पता है तो क्या आप साइंड और अनसाइंड में आप रेंज नहीं निकाल सकते हो। एन की जगह पे क्या रख दो, बिट्स रख दो। सपोज आपको कैरेक्टर के केस में रेंज पूछ रहा है अनसाइंड का, तो 0 to 2 की पावर n-1, तो n का वैल्यू कैरेक्टर के केस में क्या होता है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, ठीक है ना, तो 8 होता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स के बराबर। तो 8 वैल्यू पता चल गया इनका, हाँ तो 8 यहाँ पे रख दो, 2 की पावर 8। अब बोलोगे कि हमको वैल्यू भी रखना है, तो 2 की पावर 8 कितना होता है 256, तो 256 -1 कितना हो 255, तो 0 to 255। रेंज कितना होता है अनसाइंड का कैरेक्टर के केस में 0 to 255 होता है बस। सिमिलरली साइंड के केस में अगर कैरेक्टर ही है, साइंड के केस में रेंज पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे किसका, कैरेक्टर के केस में कैरेक्टर कितने बाइट का होता है 1 बाइट का, मतलब 8 बिट्स का होता है, तो एन की यहाँ पे बिट्स का वैल्यू रखोगे कितना 8, तो 8 रखोगे तो 8 - 1 7, तो -2 की पावर 7, -2 की पावर 7 to 2 की पावर 7 -1 तक। अब 2 की पावर 7 क्या होता है, तो -2 की पावर 7 क्या होता है 128, 2 की पावर 7 128 -1 यानी 127। तो ये हमारा रेंज होगा किसके केस में, कैरेक्टर के केस में, साइंड के केस में ये रेंज होगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से रेंज निकाल सकते हैं। अगर इसी तरीके से 2 बाइट के लिए निकाला, सपोज आपका इंटीजर है बोल रहा है कि 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाइट मतलब 16 बिट के केस में रेंज आप बता सकते हो। जैसे टर्बो C++ में जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट का ही होता है, तो वहाँ पे 16, तो एन की जगह पे यहाँ पे 16 रख दो तो रेंज निकल जाएगा अनसाइंड के केस में और साइंड के केस में। आप बोलोगे 2 की पावर 16 बहुत बड़ा नंबर है, 2 की पावर 32 बहुत बड़ा नंबर है, 2 की पावर 64 बहुत बड़ा नंबर है, 2 की पावर 80 बहुत बड़ा नंबर है, तो कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, फिर 2 के पावर में ही आपका आंसर होता है। जैसे अनसाइंड के केस में अगर पूछा जाए, अनसाइंड के केस में सपोज इंट के केस में पूछा जाए,
तो आप क्या करोगे, तो इंट जनरली कितना बाइट का होता है, 4 बाइट्स का लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो 4 बाइट्स का अगर लेके चले मतलब 32 बिट्स हो गया, तो n की जगह पे 32 रखोगे तो 0 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 32 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंटीजर है किसमें, अनसाइंड, 0 to 2 की पावर 32 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। रेंज फिर इसी तरह से साइंड का अगर पूछे, साइंड का इंट के केस में तो क्या हो जाएगा, 4 बाइट के जनरली इंटीजर मान के चल रहे हैं तो 32 बिट्स, तो यहाँ पे पटक दो तो माइनस 2 की पावर 32 माइनस 1 यानी कि 31, 2 की पावर 31, बाहर में माइनस 1, तो ये हो गया। तो ये हो गया रेंज किसके केस में, इंटीजर के साइंड के केस में, और ये हो गया इंटीजर के अनसाइंड के केस में। रेंज निकाल सकते हो इस तरह से। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आपको मान लो कि डबल का पूछ रहा है या फिर लॉन्ग डबल का पूछ रहा है, तो आपकी मर्जी, आप सबका निकाल सकते हो। वो बाइट देगा, बाइट से बिट्स में चले जाओ, बिट्स से हमको एन का वैल्यू पता चल जाएगा, एन का वैल्यू पता है तो आप जनरल फॉर्म में रख करके आप आराम से रेंज निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। क्लियर हुई बात। लेकिन एक बात और समझ लो, एक बात और इंपॉर्टेंट बात समझ लो। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि अब सवाल ये होगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से। सवाल मन में होगा किसी के मन में कि चलो एक तो हम रट्टा मार लेते हैं, ठीक है ना, जनरली रट्टा मार लेते हैं, तो चलो रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी किसी को क्यूरियोसिटी है कि भाई हमको बता ही दो, कि हमको समझा दो कि ये आया कहाँ से, तो एक काम करते हैं कि बहुत बेसिक से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आया कहाँ से, ये हमने बनाया कहाँ से। चलो अब एक्सप्लेनेशन। तो पहली बात तो ये समझ लो कि अगर एक प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। सपोज बाइनरी नंबर सिस्टम तो हम जानते हैं ना, बाइनरी नंबर, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो ये बाइनरी का मतलब है 2, यानी कि 2 वैल्यू हो सकता है, 0 या फिर 1। पूरा बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या है, बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि पूरा जो आपका कंप्यूटर का जो कोड होता है वो किसमें होता है, 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में। मैट्रिक्स मूवी कोई देखे हो, मैट्रिक्स हॉलीवुड की मूवी है मैट्रिक्स, ठीक है ना। पहला पार्ट शायद 2002 में आया था, 2001 में आया था, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स एक मूवी है जिसमें आपको अच्छा से बताया गया ओरेकल के बारे में, या फिर मतलब उसमें 0 1 0 1 का काफ़ी सारा कॉम्बिनेशन दिखाया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 0 1 का मतलब है कि कंप्यूटर जो पूरा है तो 0 1 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि वो बाइनरी सिस्टम को सिर्फ समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को सिर्फ समझता है। तो हम जो कोड लिखते हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है, जैसे सी क्या है अपना इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, उसको कंपाइलर के थ्रू बाइनरी या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में आ जाता है, और कंप्यूटर उसको आराम से समझ के फिर आउटपुट वो हमको दे देता है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या, 0 1 के कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। सिर्फ 2 ही डिजिट इसमें होते हैं, 0 और 1, ठीक है। अब लेट सपोज हमसे पूछा जाए 1 बाइट का, अगर आपके पास जैसे कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का 1 बाइट, तो 1 बाइट में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 बाइट में जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 1 बिट में जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 बिट में जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो यहाँ पे बिट हो सकता है 0 या तो हो सकता है 1, 2 कॉम्बिनेशन। तो 1 बिट में कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटीज, तो पॉसी को मैं पॉस लिख रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 या 1, 2 पॉसिबिलिटी, 1 बिट के लिए 2 पॉसिबिलिटी मतलब 2 की पावर 1। इसी तरीके से अगर मेरे पास 2 बिट है, बिट बोल रहा हूँ, 2 बिट है, 1 2, तो ये 2 बिट, अगर मेरे पास 2 बिट है तो 2 बिट का मतलब क्या हो गया, या तो यहाँ पे 0 होगा या तो यहाँ पे 1, 0 होगा या तो 1 होगा ना, इस तरीके से। तो कितने कॉम्बिनेशन है टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, देखो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन थे, 2 कॉम्बिनेशन, कौन 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। तो पहला केस में तो ये हो सकता है 0 0, दूसरा केस में हो सकता है 1 1, तीसरा केस में हो सकता है 0 1, चौथा केस में हो सकता है 1 0। तो कितने कॉम्बिनेशन हुए टोटल, 4 कॉम्बिनेशन। तो 4 का मतलब क्या है, देखो कॉम्बिनेशन में लिख दे रहा हूँ, कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटीज कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 2, 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, ठीक है। अब तो जनरलाइज कर ही सकते हो। चलो एक और बता दे रहा हूँ, 2 की पावर, जैसे मेरे पास कितना बिट है, 3 बिट है, 3 बिट का तो क्या है, 0 1 0 1 0 1। 1 बिट में या तो 0 या तो 1 हो सकता है, 1 बिट में 0 या 1 0 या 1, इसी तरह से 3 बिट में इतने कॉम्बिनेशन। अब सारे कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं यहाँ पे, तो 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। कितने कॉम्बिनेशन टोटल? 8 कॉम्बिनेशन। तो 8 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3। तो कॉम्बिनेशन टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो या पॉसिबिलिटीज 2 की पावर 3। तो आप जनरलाइज कर पा रहे हो कि बिट क्या है, डायरेक्ट 2 की पावर n में कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इन जनरल अगर मेरे पास n बिट है, इन जनरल की अगर हम बात करें, अगर मेरे पास n बिट है, ठीक है ना, अगर मेरे पास n बिट्स है तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 की पावर n। इतना तो पता चल गया कॉम्बिनेशन कितने, कॉम्बिनेशन या कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर 3 बिट है तो कितने नंबर बन सकते हैं? टोटल 8 कॉम्बिनेशन नंबर के बन सकते हैं टोटल। अगर मेरे पास n बिट्स हैं तो कितने बनेंगे? 2 की पावर n। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 की पावर n तो समझ में आ गया, लेकिन अनसाइंड के केस में अगर हम बात करें, चलो n का कोई वैल्यू लेकर देख लेते हैं। सपोज 1 बाइट यानी 8 बिट लेकर के चेक कर लेते हैं, क्योंकि 8 बिट को समझाना थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए तो 8 बिट लेकर के समझ लेते हैं। अब यहाँ पे लेट सपोज n इक्वल्स टू 8 हो गया बिट। तो 8 बिट का मतलब क्या हो गया? 1 2 4 1 2 4, ये हो गया। टोटल कितने बिट होगा? तो ये हो गया हमारा 8 बिट्स। अरे हो गया ना 8 बिट्स। हाँ, 0 1 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? 2 की पावर 8। पॉसिबिलिटीज कितने हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज इक्वल्स टू 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 नथिंग बट कितना हो गया? 256। यही हो गया ना, राइट। अच्छा, अब एक बात समझो ध्यान से, जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, हमको सिर्फ 9 डिजिट ही लेना है, 9 डिजिट लेना है। तो 0 से स्टार्ट किया, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 9 डिजिट हो गया? देखो, तो 0 से स्टार्ट किया तो 9 डिजिट कहाँ पे रुका? 8वें पे। अगर 1 से ही स्टार्ट करेंगे तो 9 डिजिट कहाँ पे रुकेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर 9 डिजिट की बात करें तो अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 9 पे ही रुक रहा है, लास्ट नंबर क्या है? 9। लेकिन 0 से स्टार्ट करने पे लास्ट नंबर क्या होता है? 8, एक कम होता है। तो उसी तरीके से 256 अगर कॉम्बिनेशन है, तो अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग, तो मेरा लास्ट नंबर क्या हो जाए? 256 हो जाएगा। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक घट जाएगा, मतलब 255 हो जाएगा। तो ये याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर यानी अनसाइंड नंबर वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करने में हमें लास्ट नंबर ये लेना पड़ता है, याद रहेगा। चलो क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हमें ये क्या हमने लिया? कैरेक्टर लिया, उसमें भी साइंड अनसाइंड होता है। तो चलो साइंड अनसाइंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले साइंड देख लेते हैं, अनसाइंड देख लेते हैं। पहले अनसाइंड देख लेते हैं। अनसाइंड, तो अनसाइंड का मतलब क्या है? कि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 0 टू 255। 0 से स्टार्ट हुआ तो 255 तक जाएगा, राइट। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। साइंड के केस में क्या होगा? साइंड के केस में ये 2 पार्ट में बच जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। तो 2 ये जो है 2 की पावर 8 ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। 2 की पावर 8 यानी 256 2 पार्ट में चला जाएगा। 2 पार्ट में बांटने का मतलब क्या है? 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 की पावर 7 हो जाएगा, ये भी 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो 2 पार्ट में गया, तो 2 पार्ट में से एक पार्ट होता है नेगेटिव, एक पार्ट होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव हो गया एक पार्ट हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है? रेंज होता है। अब ये रेंज क्या है? 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 का मतलब क्या है? या तो 2 की पावर 7 लिखो या तो फिर इसका वैल्यू लिख दो। तो 128 होता है। 2 की पावर 7 होता है 128। फिर यहाँ पे इसी तरीके से माइनस 127, इसी तरह से सारा नंबर होगा। फिर यहाँ पे बीच में 0 आएगा, 0 के बाद 1 2 एंड फिर लास्ट तक कहाँ चला जाएगा? 2 की पावर। लेकिन यहाँ से 0 से स्टार्ट करें तो 0 से स्टार्ट करने में 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7 क्या होगा? 128 होगा। पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 127 तक जाएगा, ये 127 तक जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना, एक पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होता है, मतलब एक माइनस भी करना होता है हमें। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा रेंज। तो अगर हम 2 की पावर में लिखना चाह रहे हैं तो माइनस 2 की पावर 7 2 की पावर प्लस में 7 माइनस 1, ठीक है। या फिर अगर नंबर के फॉर्म में इस तरह से लिखना है, ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करवाना है, तो ये लिख दो, तो दोनों चलेगा। तो कहने का मतलब है कि साइंड के केस में रेंज ये होता है, अनसाइंड के केस में रेंज ये होता है। समझ में आया?
समझ में आई बात? अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें कोई और नंबर लेना है, कोई और, जैसे मान लो कि इंटीजर लेना है, इंटीजर 32 बिट का, चलो वो भी एक लेके देख लेते हैं। जैसे हमने इंटीजर लिया और ये बोल दिया कि ये 4 बाइट का है, तो 4 बाइट्स का मतलब क्या हो गया? 32 बिट्स। अब 32 बिट्स है तो यहाँ पे जो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 32 तक जाएगा। 32 बिट्स। अब 32 बिट्स का मतलब क्या है? 2 की पावर 32 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 की पावर 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अब 2 की पावर 32 कॉम्बिनेशन, टोटल इतने नंबर होने वाले हैं। अगर ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट हो तो क्या होगा? 0 2, एक घट जाएगा 2 की पावर में से, 2 की पावर 32 में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होने पे एक वैल्यू कम हो जाता है फिर, तो ये हो गया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। यही हमारा क्या है? अनसाइंड है। अनसाइंड का रेंज है। किसका रेंज है? अनसाइंड का रेंज है हमारा। अच्छा, साइंड के केस में अगर हम बात करें तो क्या होगा? 2 की पावर 32 ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, नेगेटिव और पॉजिटिव में, नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो ये आधे आधे में बढ़ जाए। आधा का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 32 बाई 2 कितना हो जाए? 2 की पावर 31। ये भी कितना हो जाए? 2 की पावर 31, पर ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो -2 की पावर 31 से, -2 की पावर 31 से कहाँ तक चला जाएगा? 0 भी आएगा यहाँ पे बीच में, 0 आएगा तो एक कम हो जाएगा ये वैल्यू, तो 2 की पावर प्लस 2 की पावर 31 -1, एक वैल्यू घटाना पड़ेगा। 0 से हमेशा स्टार्ट करना है। पॉजिटिव में हमेशा याद रखो एक कम करके लिखते हैं नंबर। तो ये जो हो गया, ये रेंज कैसा रेंज है? ये रेंज आपका साइंड रेंज है। ये रेंज कैसा है? साइंड रेंज। निकल गया। तो ऐसे करके हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं यार, ठीक है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप निकाल लोगे। इसी तरह से कोई भी बाइट दे, 8 बाइट दो आप, या फिर 10 बाइट दो, 16 बाइट दो, कितना ही बाइट दोगे हम आराम से इस तरीके से कॉन्सेप्ट से साइंड का और अनसाइंड का रेंज हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर कोई मान लो IITs अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा है तो वो भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। आ रही बात समझ? चलो बढ़ते हैं आगे। समझ में आई ना बात? बस ऐसे ही। इसी का जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म क्या हो गया? n कर लो। अब यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, तो गौर फरमाओ थोड़ा, देखो अगर आप गौर से यहाँ देखो तो ये क्या लिखा हुआ? -2 की पावर 31 का मतलब क्या है? 2 की पावर 31 का मतलब क्या है? 31 का मतलब हो गया कि 32 - 1, और 32 क्या हमारा n का वैल्यू था, यही हमारा क्या था? n का वैल्यू था। तो n - 1 2 की पावर प्लस में 2 की पावर 31 का मतलब क्या है? 32 - 1 मतलब n - 1, और एक बाहर में माइनस करना पड़ता है। तो ये हो गया अनसाइंड का रेंज और ये हो गया साइंड का रेंज। जैसे 0 2 की पावर 32 वो n का डायरेक्ट वैल्यू है और बाहर में -1, तो ये हो गया साइंड का रेंज। तो ये जनरल फॉर्म में हो गया और ये इन जनरल, ये सॉरी दोनों जनरल फॉर्म में क्या हो गया? ये साइंड के लिए और ये अनसाइंड के लिए। तो बस ऐसे करके आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप या तो फॉर्मूला याद रखो या तो कॉन्सेप्ट याद रखो, रटना कुछ भी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन। अगर इंटीजर वेरिएबल है उसका अगर हम डिक्लेरेशन करना चाह रहे हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं? सवाल होगा ना मन के अंदर कि हाँ कितने तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हमें ये पता हो कि भाई कितने तरीके से करना है तो कैसे करेंगे? देखो, शॉर्ट इंट ए एक वेरिएबल है, उसका हम डेटा टाइप ले रहे हैं शॉर्ट इंट। क्या ये करेक्ट है? हाँ ये करेक्ट है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या छुपा हुआ होता है? साइंड। बाय डिफॉल्ट तो वो ले लेता है कि हाँ भाई यहाँ पे साइंड शॉर्ट इंट की बात कर रहा है, चलो ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ, हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं? एक्सप्लिसिटली लिख भी दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे साइंड है, तो साइंड शॉर्ट इंट, क्या ये भी करेक्ट है क्या? हाँ ये भी करेक्ट है। ये दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। उसके शॉर्ट ए लिखते हैं तो ये यहाँ पे साइंड क्या है? छुपा हुआ है, डिफॉल्ट है। तो ये साइंड अगर लिख दें तो भी कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, तो ये भी सेम है, ये दोनों। तो कहने का मतलब है कि हम वेरिएबल का इस तरीके से आराम से डिक्लेरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर डिक्लेरेशन कर दिए तो इनिशियलाइजेशन तो पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेटा टाइप्स और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में देख लो थोड़ा। इंपॉर्टेंट जिस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है इंटीजर को %i या %d से दोनों तरीके से हम दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अनसाइंड इंड को %u से हम दिखा सकते हैं। फ्लोट या डबल के लिए %f लिख सकते हैं, डबल के लिए %lf लिख सकते हैं, कैर के लिए %c लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी सारे देख लो,
नेक्स्ट साइक्लिक प्रॉपर्टी। अब क्या होता है साइक्लिक प्रॉपर्टी? सपोज साइक्लिक प्रॉपर्टी का काम क्या हुआ? साइक्लिक प्रॉपर्टी का काम होता है, देखो जैसे अगर मैं बोल दूं आपको कि कैर डेटा टाइप ले लिया और सी एच इक्वल्स टू सपोज 130 ले लिया। अब 130 ले लिया तो क्या ये करेक्ट है? पहली बात तो सवाल मन के अंदर ये होना चाहिए, क्या ये करेक्ट है? अगर ये करेक्ट है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? क्यों? क्योंकि अगर हम रेंज की बात करें, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, कैर सी एच का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे साइंड है, तो साइंड लिखो या ना लिखो, यहाँ पे साइंड ही होता है। क्या होता है? साइंड। तो साइंड कैर सी एच लिखो या फिर बाय डिफॉल्ट कैर सी एच लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो साइंड का मतलब क्या है? साइंड के केस में तो रेंज मैंने बताया, रेंज क्या होता है साइंड के केस में? कैर होता है 1 बाइट का, रेंज क्या हो जाएगा? तो माइनस 2 की पावर 7 2 प्लस 2 की पावर 7 -1 यहाँ पे। तो ये रेंज होता है। अगर इस वैल्यू को अगर थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो तो क्या हो? -2 की पावर 7 क्या होता है? 128 2 की पावर 7 क्या होता है? 128 मतलब कितना हो जाएगा? -1 करोगे तो 128 -1 यानी 127 हो जाएगा। तो इसके बीच में सारे वैल्यूज हमारे किसके अंदर है? ये सी एच के अंदर आ सकते हैं। अब सी एच के जो वैल्यू का रेंज है वो तो ये है, तो 130 तो इसके अंदर आया ही नहीं ना। अब 130 इसके अंदर नहीं आया तो ये एरर आएगा क्या? सवाल ये है। कोई अगर पहली बार बोले तो डायरेक्ट बोलेंगे एरर है सर, पर एरर नहीं है, एक वार्निंग आता है छोटा सा, बट यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। पर आउटपुट आएगा तो क्या आएगा? सवाल ये है। तो ओवरफ्लो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। अब आउटपुट आएगा तो क्या आएगा? तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी हमारा बताता है। साइक्लिक प्रॉपर्टी कुछ नहीं, जो रेंज हमने निकालना सीखा है ना उसी का एक्सटेंशन है साइक्लिक प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। साइकिल का मतलब क्या है? जो खुला हुआ है ना, जैसे सपोज 1 2 3 4 ये हमने 4 नंबर ले लिया, इसको साइकिल में करना है तो क्या करना है? ये 4 को इससे जोड़ दो। तो कहने का मतलब ये साइकिल में कैसा दिखेगा? 1 2 3 4, तो ये साइकिल हो गया। यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उसको एंड लास्ट से जोड़ दो तो वो हो जाएगा, रिंग बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। जो हमने रेंज निकाला है उसी को साइकिल कर देना, और कुछ नहीं। जो एंड पॉइंट है उसको साइकिल में रिंग बना देना है, बस और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि क्या प्रिंट होगा तो ये हम देखते हैं थोड़ी देर में, वैसे इसका कोड भी करेंगे। फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि क्या आएगा इसका आउटपुट। चलो देखते हैं। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो ओवरफ्लो होता है ना इस तरीके का, तो वहाँ पे ऐसे नहीं कि एरर आ जाता है, एरर नहीं आता है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आता है। पर आउटपुट वही कैसे आता है यही हमें समझना है साइक्लिक प्रॉपर्टी से। चलो तो आगे बढ़ते। भाषण बहुत बड़ा लिखा हो क्योंकि वो आप लोग के लिए नोट्स अच्छा बना रहा हूँ और उसके साथ ही साथ वेबसाइट पर डालना पड़ता है, तो नोट्स आपको अच्छा दे रहा हूँ, हर कंटेंट पूरा धांसू है, और समझा भी रहा हूँ, वो भी धांसू समझा रहा हूँ अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देख रहे हो तो। चलो देखते हैं यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी। अब साइक्लिक प्रॉपर्टी में अगर हम ये ग्राफ को समझ रहे हैं तो मतलब मजा आ जाएगा। फिर ये रिंग बन गया। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? साइंड के केस में देखो अनसाइंड शॉर्ट एंड की बात करें, क्योंकि अनसाइंड शॉर्ट एंड जो होता है जनरली वो कितने बाइट का होता है? 2 बाइट मतलब 16 बिट्स, ठीक है। ये लेके चलेंगे हम। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर हम अनसाइंड की बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होगा, मैंने बताया था ना, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से 3 2 7 6 इसी तरीके से चल के फिर लास्ट नंबर यहाँ पे आएगा कितना? 6 5 5 3 6 6 5 5 2 की पावर 16 क्या होगा? 6 5 5 3 6 ये होना चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान से समझो, ये ना हो करके आपको एक कम क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना एक कम करना पड़ता है लास्ट में, क्योंकि 0 से स्टार्ट करने पे एक कम होता है हमेशा। तो लास्ट नंबर क्या है? कम है। 6 5 5 3 5 हो गया। क्लियर? ये तो समझ में आ गया ना। तो ये हो गया एंड पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, इसी को रिंग में मैंने दिखा दिया और कुछ नहीं। अब याद रखो ये 2 तरह से, रिंग में हमेशा 2 तरह से चल सकते हैं। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो हम क्लॉकवाइज चल सकते हैं या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो उस वैल्यू को हमेशा निगेटिव हम लेकर चलते हैं, निगेटिव में काउंट करते हैं। और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव में हमेशा काउंट करके चलते हैं। तो पॉजिटिव में जो नंबर है तो वही काउंट करेंगे, लेकिन नेगेटिव में नंबर भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर है 6 5 5 3 5 तो ये -1 हो जाएगा। उसके पहले वाला नंबर क्या है? 6 5 5 3 4 ये हो जाएगा -2 अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो। इसी तरीके से 6 5 5 3 3 ये हो जाएगा -3। तो एक्चुअल क्या होगा? 0 से लेकर के 6 5 5 3 5 तक जाएगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं, क्योंकि अनसाइंड है यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, पर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो -1 -2 -3 करके काउंट करना पड़ता है, ये याद रखना है। और क्लॉकवाइज में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे है वैसे काउंट कर लो, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना है। तो ये छोटा सा ग्राफ है, इसको अगर याद रखते हो तो मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम साइंड के बारे में बात कर लेते हैं। साइंड का रेंज क्या था?
अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 16 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना ना, ये 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256। अच्छा रुक जाओ 32 बिट है, ये 32 बिट है, ठीक है ना, इंटीजर 32 बिट का है, सॉरी इंटीजर क्या है, डिफ़ॉल्ट मैंने बताया ना, डिफ़ॉल्ट कितना रहता है 32 बिट का, तो ये क्या हो जाएगा 32 बिट्स हो जाएगा। अगर ये 32 बिट्स है तो 2 की पावर 32, रेंज क्या हो जाए अनसाइंड का, 0 से 0 2 की पावर 32 -1, एक घटाना पड़ेगा, तो ये हो गया। तो आपको जो ये वैल्यू है 2 की पावर 32, इसका वैल्यू क्या है, 2 की पावर 32 होता है 65536, ये होता है, एक कम कर दोगे तो 35 हो जाएगा बस, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये 2 की पावर 32 है, ये इसको डिवाइड कर दो, 2 की पावर 16 में डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 16 में डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस में, यहाँ से 2 से लेकर एक 1 घटा दो, तो ये रेंज हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 स्टार्ट करो तो 0, इधर प्लस में चलेगा 1, फिर +2, फिर +3 एंड सो ऑन, इधर में -1, इधर में -2, इधर से -3 एंड, क्योंकि दोनों तरफ से चलेगा ना, निगेटिव में भी रहेगा साइन और पॉजिटिव में भी रहेगा ये, तो लास्ट में आएगा, तो इसका नंबर लास्ट नंबर क्या होगा 2 की पावर 16 -1, तो एक कम करोगे तो 32768 होगा यहाँ पे, बट एक घटा दोगे तो 32767 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 की पावर 16 -1 ये, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 16 पूरा वैल्यू माइनस में 32768, ये पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों तरफ से चलता है। तो ये क्लॉकवाइज अभी बताया मैंने कि पॉजिटिव लेके चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेके चलना है, बस यही है। और ये साइंड शॉर्ट इंट के केस में हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से कैरेक्टर के केस में भी आएगा। साइंड कैरेक्टर केस में साइंड तो क्या आएगा? कैरेक्टर केस में अगर हम साइंड की बात कर रहे हैं, अनसाइंड का रेंज दोनों देखें। कैरेक्टर कितना 1 बाइट का होता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 डिवाइड हो जाएगा 2 में, तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। अब ये इसका 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, तो ये नेगेटिव में 2, ये पॉजिटिव में मतलब -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये रेंज हमारा हो जाएगा। इसका मतलब है कि माइनस 128 से लेकर के 128 -1 मतलब 127 तक जाएगा। किसका? साइंड कैरेक्टर केस में अगर हम बात करेंगे तो 0 से स्टार्ट हुआ, +1, फिर +2, फिर 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से कहाँ तक गया? देखो प्लस में 127 तक गया। इसी तरीके से -1, -2, -3 कहाँ तक जाएगा? माइनस में 128 तक जाएगा। दिख रहा है? अब विजुलाइज हो जाए ना थोड़ा। तो ये साइंड कैरेक्टर केस में ये सारी बातें हो गई। तो यहाँ पे ये सर्किल को बस विजुलाइज कर लो, काम बन जाए। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेकर के चलना है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेकर के चलना है, बस याद रहेगा सबको। अच्छा, अभी एग्जांपल हमने क्या लिया था? देखो क्या था? कैर CH = 130 कहाँ पे प्रिंट हो? क्योंकि इसके रेंज में तो 130 आता ही नहीं है, तो फिर और कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे साइंड है। डिफॉल्ट क्या होता है? साइंड होता है। तो यहाँ पे साइंड है, यानी यही वाला एग्जांपल लगेगा। इसका मतलब है कि यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 130 कहाँ पे आएगा? देखो 130 प्लस में या माइनस में? पहले ये देखो 130 प्लस में या माइनस में? तो 130 अगर हम देखें तो ये प्लस में है। ये क्या प्लस में? क्योंकि कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे प्लस छुपा हुआ, प्लस में। प्लस मतलब क्लॉकवाइज ही चलेगा। क्लॉकवाइज मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे? 127 तक तो जा रहे हैं, पर यहाँ पे 130 है। तो एक और आगे बढ़ो तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 128। ये क्या हो जाएगा? 129। ये क्या हो जाएगा? 130। तो ये तो हम हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम 0 से चले तो यहाँ पे आएगा 130, यहाँ पे आना चाहिए था। पर एक्चुअली में इस सर्किल पे यहाँ पे वैल्यू कौन सा है? तो -1 से -2 -3 डॉट लास्ट कहाँ तक गया है? लास्ट यहाँ पे है जो कि -128 तक गया है। तो इससे पहले वाला क्या रहा होगा? -127 रहा होगा। इससे पहले वाला -126 रहा होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू ये है, पर अगर जो वैल्यू अगर दिख रहा है 130, वो यहाँ पे आना चाहिए था। पर यहाँ पे 130 की जगह पे वैल्यू कौन है? एक्चुअल वैल्यू तो -126 है। तो यही एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आउटपुट की जगह पे प्रिंट होगा। तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा? -126 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे करके करना है। साइक्लिक प्रॉपर्टी का ये काम है। आ रही? ठीक है, समझे कि जो रेंज है उस रेंज से बाहर का अगर वैल्यू हम दे रहे हैं तो वो रेंज को इस तरह से मैनेज करता है। ठीक है ना? तो ये कहने का मतलब था। कर लोगे? अब तो हो जाएगा आराम से। तो इसी तरीके से कोई और वैल्यू भी लेके आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टी में अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर का रेंज क्या होता है? अनसाइंड कैर कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का, यानी 8 बिट्स 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन, यानी कि ये 0 से कहाँ तक जाएगा? 0 से 2 की पावर 8 -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट करें तो 1 घटाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू देखें तो 0 से 2 की पावर 8 कितना? 256 -1 यानी 255 हो जाएगा। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा अनसाइंड के केस में। तो 0 से लेकर के 255, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, 126 127 128 एंड 129 130 एंड सो ऑन 255 तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा अनसाइंड कैर का रेंज होता है। अगर सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं, लेट सपोज हम अनसाइंड कैर CH इक्वल्स टू -2 दे रहा है। अब आप क्या बोलोगे कि अनसाइंड में तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आता है, आपने तो माइनस दे दिया -2, अब -2 दे दिया है तो ये तो एरर आएगा। पर यहाँ पे एरर नहीं आएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव में और क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। अब -2 का मतलब क्या है कि अगर हम ये साइंड होता तो कैसा दिखता? ध्यान से देखो, साइंड होता तो कैसा दिखता? 0 +1 +2 इस तरह से चलता और यहाँ से -1 चलता, -1 -2 -3 ऐसे चलता, ठीक है। ये ऐसे चलता, बट एक्चुअली में ऐसा है क्या? तो -2 का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन वैल्यू है इस सर्किल पे? तो 255, तो ये वाला वैल्यू है। तो इससे एक पहले चले जाओ, तो यहाँ पे क्या 255 होता है, तो यहाँ पे -1, अगर -1 यहाँ पे लिखते तो 255 प्रिंट होता। -2 है तो यानी क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 254 प्रिंट होगा। तो एक्चुअल वैल्यू सर्किल पे क्या है? -2 की जगह पे 254। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 254। आ रही बात समझ में? तो ये होता है कॉन्सेप्ट। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से करोगे आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। आप सब कुछ आप रेंज से बाहर चले गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अनसाइंड कैर CH इक्वल्स टू 260 चलेगा, लेट्स सपोज 260। अब 260 क्या? अनसाइंड कैर के केस में कैर तो कितना बाइट का होता है? कैर 1 बाइट का होता है, यानी 8 बिट्स का होता है, यानी 2 की पावर 8 अगर करोगे 0 से स्टार्ट करोगे तो 255 तक हाई से जा सकता है, यानी कि 260 तो इसके रेंज में है ही नहीं। तो यहाँ पे ओवरफ्लो होगा पर एरर नहीं आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा वार्निंग आएगा। वहाँ पे क्या है? 255, ये हो गया 256, ये हो गया 257, ये हो गया 258, ये हो गया 259, ये हो गया 260 हो गया। ये क्या हो गया? 260। तो एक्चुअली में सर्किल में वैल्यू क्या है? 4 है, बट यहाँ पे आया क्या? 260 में अकॉर्डिंग टू मी। बट यहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं 260, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करें? जो एक्चुअल वैल्यू है इस सर्किल पे, कौन सा वैल्यू है? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट हो जाएगा 4। अब आया रहा बात समझ में? तो इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ताकि मतलब कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे कोड करके मैं दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको मुझे समझाना था कोड से, तो मैं कोड करके दिखा दूंगा, लेकिन कोड के अंदर हो क्या रहा है, कैसे प्रिंट हो रहा है ये। अब मैं सपोज कोड करवाता, ठीक है ना। अनसाइंड कैर CH इक्वल्स टू 260, कॉल उसके बाद इसको प्रिंट करता है कि कैर CH का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 4 आता। अब हक्का बक्का हो जाते भाई 4 आया कहाँ से? बताओ, एक्सप्लेन करो। तो वहाँ पे एक्सप्लेन करने से बेहतर कि मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ, कोड कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? पक्का? नेक्स्ट साइक्लिक प्रॉपर्टी तो पूरा क्लियर हो गया ना? आप कुछ बचा? नहीं बचा तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिंपल सा, कैर 1 बाइट का ही होता है हर एक कंपाइलर में, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैर जो होगा वो 1 बाइट कुछ भी नहीं है, 8 बिट्स के बराबर है। 8 बिट्स कुछ भी नहीं है। इसमें कॉम्बिनेशन टोटल कितने बनेंगे? टोटल कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो यार? कॉम्बिनेशन ये बताता है कि मेरे पास कितने डिजिट बनेंगे, टोटल नंबर कितने बनेंगे मेरे पास, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ना 0 1, अगर 1 बिट है तो 0 1, 2 पॉसिबिलिटी का मतलब, पॉसिबिलिटी का मतलब या तो 0 हो सकता है वहाँ पे या तो 1 हो सकता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 बिट होते हैं तो 2 बिट में 0 1 0 1, टोटल 4 कॉम्बिनेशन, यानी 0 0 हो सकता है या 0 1 या 1 0 या 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसी तरीके से जब मेरे पास 8 बिट्स होंगे तो 8 बिट्स के टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? वही कॉम्बिनेशन इतना नंबर, तो 2 की पावर 8 मतलब कितना? 256 नंबर बन सकता है टोटल। 256 नंबर, इतना नंबर मेरे पास अलग अलग बन सकते हैं। किसी कॉम्बिनेशन 0 1 के कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब है कि अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा लास्ट नंबर क्या बनेगा? 255 बनेगा। ये अनसाइंड का रेंज होता है। और साइंड का रेंज अभी जस्ट मैंने बताया क्या? -128 टू +127, एक घट जाता है, तो ये साइंड का रेंज हो गया। तो बस छोटी छोटी चीज़ें, ये हो गया 1 बाइट के केस में सारे कॉम्बिनेशंस, या कैर भी बोल लो इसको, कैरेक्टर डेटा टाइप। और इंटीजर में यही बढ़ जाता है, अगर 2 बाइट का है तो 16 बिट हो जाता है, अगर आपका 4 बाइट का है
तो आपका 32 बिट्स का हो जाता है, 32 बिट्स के हिसाब से फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी सॉल्व नहीं करना होता, 2 की पावर में भी आप छोड़ सकते हो चीज़ों को। लेकिन आप इंजीनियरिंग में हो चाहे गेट में हो, आपको 2 की पावर में कितना वैल्यू है आप इवेल्युएट कर सकते हो कैलकुलेटर के थ्रू। सो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ASCII कोड। अब ASCII कोड क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फुल फॉर्म होता है। अब ASCII कोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल किया क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टर है ना वो लिमिटेड कैरेक्टर है। कैरेक्टर कैसा है? लिमिटेड है। टोटल कैरेक्टर अगर ले लो जो भी कीबोर्ड में या फिर जो भी तुम जानते हो सारे कैरेक्टर को अगर ऐड कर लो तो मतलब टोटल कैरेक्टर कितना है? जनरली 0 से 1 यानी कि 7 बिट में काम हो जा रहा था, ठीक है ना। ASCII देखो यहाँ पे ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज अ क्या है? कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट टू कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइसेस दैट यूजेस चिप्स। ASCII इज अ 7 बिट कैरेक्टर। ASCII कितने बिट का कैरेक्टर का? 7 बिट का। 7 बिट में मतलब टोटल कितने कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं? 2 की पावर 7। अगर 0 से स्टार्ट करो तो 0 to 2 की पावर 7 मतलब 2 की पावर 7 क्या है? ठीक है, 2 की पावर 7 मतलब 128। एक घटाओगे ना क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 127 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इतने मेरे पास अलग अलग नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 128 यूनिक वैल्यूज हो सकते हैं। 0 से अगर ऐड करोगे यहाँ पे तो टोटल 128 वैल्यूज हो गए यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। 0 1 2 3 4 127 तो टोटल अगर काउंट करोगे तो ये टोटल 120 यूनिक वैल्यूज होंगे ये 0 से 127, ठीक है। विच मेक्स इट कैपेबल फॉर ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंग्लिश लेटर्स, डिजिट्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, कंट्रोल कैरेक्टर्स एंड फ्यू स्पेशल सिम्बॉल्स। तो यानी कि ये जो इतने सारे वैल्यूज 128 यूनिक स्पेशल वैल्यूज आ रहे हैं ना, इनके करस्पॉन्डिंग एक अलग अलग वैल्यूज के। जैसे सपोज 000 पे नल है, जैसे 0 की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, तो 00000 पे क्या नल वैल्यू। 1 पे अगर बात करोगे तो इसी तरह की 000000001 अलग वैल्यू है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से लास्ट में आएगा कोई और नंबर 65, लेट सपोज 65, तो 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो तो इसके करस्पॉन्डिंग एक अलग वैल्यू। तो कहने का 0 जो रिप्रेजेंट करता है इसका जो 0 जो है कोड वो क्या है? ASCII के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से नल वैल्यू है। 65 के करस्पॉन्डिंग ए, कैपिटल ए का जो कोड होता है ASCII कोड वो होता है 65। आ रही पसंद? तो इस तरीके से आप देख लो। 97 जो होता है वो स्मॉल ए का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सिक्वेंशियली है, यानी ए का अगर 65 है ASCII कोड तो बी का हो जाएगा 66, सी का हो जाएगा 67, डी का हो जाएगा 68 एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्मॉल ए का अगर 97 है ASCII कोड तो बी का हो जाएगा 98, सी का हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी इमेज आ रहा होगा, यहाँ पे इमेज आ रहा होगा, राइट। तो इमेज आ रहा है तो कोई बात नहीं है, कहीं और बना दे रहा हूँ। देखो कोड अगर हम बात करें ASCII कोड 65 ASCII कोड, इसका मतलब है कि ये कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर। 66 है तो ये कैपिटल बी को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर 97 है तो ये स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को। अगर 98 है तो स्मॉल बी को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन, जेड तक चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना। 0 जो है वो नल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से आगे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को मैंने दिखाया है, कैरेक्टर, यूनिक वैल्यू और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई अगर डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो अलग से ट्यूटोरियल मैं बना दूंगा, अगर मुझे बोलोगे आप लोग तो अलग से ट्यूटोरियल बाइनरी में यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना, कि बाइनरी डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से आपका डेसिमल से ऑक्टा, ऑक्टा से हेक्सा, ऐसे इस तरह से यानी कन्वर्जन जो होता है नंबर का वो सारे कन्वर्जन मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन है। तो डेसिमल में 65 अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और 65 जो होता है वो कोड में कैसे रिप्रेजेंट होता है? वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 65 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो 65 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है, एक करके दिखा दे रहा हूँ। 65 डेसिमल मतलब बेस 10 होता है। इसको कन्वर्ट करो आप बाइनरी में जिसका बेस 2 होगा। तो 65 को डेसिमल में मतलब अपना जो नंबर जानते हैं 65 वही नंबर है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो 2 से डिवाइड करते रहो, 2 तिहाई 6, इसको एक और ऐसे करके बनाना, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 1 बच गया। फिर 2 से करो तो ये हो गया 16, 0 बचा। फिर 2 से करो ये हो गया 8, फिर 0 बचा।
फिर 2 से करो, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 0, रिमाइंडर राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ। फिर 2 से करो तो 2 दूना 4, तो फिर ये हो गया 0, फिर यहाँ पे 2 से करो तो 2 एका 2, ये हो गया 0। अब ये जो हमने 2 लिया क्या है, 2 से कम हो गया, जो हमारा बेस होता है ना, अगर बेस से कम लास्ट वैल्यू आ रहा है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉप कर दिए, अब यहाँ पे टॉप बॉटम टू अप सारे नंबर को लिख लो। तो 65 को डेसिमल में, 65 जो डेसिमल है, मैं उसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0 0 0, कितना बार है, 3 2 5, 3 2 5 बार 0 है, फिर 1। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा किसका, बाइनरी में। यानी कि जो 65 होता है उसका बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, तो कर लोगे। तो ये जो 65 है, ये अगर स्काई कोड्स के हिसाब से अगर बात करो तो ये ए को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है, ए को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से और भी निकाल सकते हो। कोई डेसिमल में 97 का आप बाइनरी निकाल लो और ये कोड आपको पता चल जाएगा। ये जो स्मॉल ए है 97 का जो कोड लिखोगे बाइनरी में, वही कोड होगा कैरेक्टर ए का, स्मॉल ए का। समझ में आ रही बात। तो वही चीज़ और कुछ भी नहीं है। देखो वही चीज़ मैं बता रहा था यहाँ पर। तो 1 से लेकर के पूरा 127 तक ही हमारा स्काई कोड में टोटल, यानी कि यूनिक वैल्यूज कितने हो सकते हैं, 128 तक ही हो सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है कैरेक्टर के तौर पे, इंग्लिश का लेटर सारा, जो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, डिजिट्स 0 से 1 तक, पंक्चुएशन मार्क्स, कंट्रोल कैरेक्टर एंड फ्यू स्पेशल कैरेक्टर भी, फ्यू, टोटल नहीं फ्यू। तो ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, स्काई वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1960 by American National Standard Institute, ANSI. It was created to standardize the way computers and devices represent text data. Before SKY, there were multiple encoding systems that were not compatible with each other. SKY provided a common standard that helped different systems to communicate more effectively. ठीक है। Next, 7-bit इनकोडिंग स्कीम की बात करेंगे। तो 7 बिट अभी बता दिया ना, 7 बिट के अंदर 2 की पावर 7 टोटल 0 से लेकर के 127, यानी टोटल यूनिक वैल्यूज कितने बनेंगे, 0 से 127 तक 128 टोटल पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन बनेंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसीलिए टोटल कितने कैरेक्टर आ सकते हैं स्काई कोड के अकॉर्डिंग, 128 यूनिक कैरेक्टर को ले सकता है, जिसके अंदर क्या क्या है, आपका लेटर है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जो भी है अल्फ़ाबेट्स में, डिजिट आ जाएगा 0 से 9 तक, ठीक है। उसके बाद और भी सारे नंबर, स्पेशल कैरेक्टर हो गए थोड़ा, तो सब चीज़ हो जाएगा यहाँ तक। क्या कुछ छूट भी रहा है क्या, हाँ बहुत कुछ छूट भी रहा है। अभी बहुत ऐसे थे जो स्काई के अंदर नहीं आते थे, तो वो आगे हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन आता है इसका, ठीक है ना। खैर अभी इतना ही समझते हैं। कैरेक्टर कैटेगरीज की बात करेंगे तो कंट्रोल कैरेक्टर जो है 0 से 31 तक और 127, ये क्या है, इसमें कंट्रोल कैरेक्टर्स है। दीज कैरेक्टर्स आर नॉन प्रिंटेबल एंड आर यूज टू कंट्रोल पेरिफेरल्स सच एज अ प्रिंटर्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे नल 0 के लिए, फिर यहाँ पे बेल, BS, LF, RC, यहाँ पे सारा मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन लिख दिया, देख लो, रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट है कैरेक्टर कैटेगरीज की बात करेंगे तो प्रिंटेबल कैरेक्टर तो 32 से 126 तक, दीज इंक्लूड जैसे स्पेस 32 ब्लैंक स्पेस के लिए, फिर डिजिट्स के लिए 48 से लेकर के 57 0 से 9 तक, फिर अपर केस के लिए 65 से 90 तक जो मैंने बताया, लोअर केस के लिए 97 से 122 तक जो मैंने बताया, पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेशल कैरेक्टर जो वेरियस हैं, जैसे लाइक ले लो यहाँ पे, ये सारे जो कैरेक्टर है स्पेशल कैरेक्टर सब आ जाएंगे इसमें। फिर डिलीट कैरेक्टर जो है वो 127 रिप्रेजेंट करता है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है और यूज्ड इन इंडिकेट डिलीट एक्शन अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये 127 जो कोड है स्काई के अकॉर्डिंग, तो ये अप्लाई करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसी तरीके से फिर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ईच स्काई कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 7 बिट बाइनरी नंबर, जो मैंने बताया अभी 65 का करके, ठीक है ना। 65 का क्या आया था बाइनरी, 1501, तो ये रिप्रेजेंट हुआ था। आगे बात देखो, ए के लिए रिप्रेजेंट हुआ 65 और 65 तो ये डेसिमल में था, पर बाइनरी में क्या होगा, क्योंकि स्काई कैरेक्टर के अंदर हर नंबर तो बाइनरी में है, तो बाइनरी में 1 फिर 5 बार 0 फिर 1, तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। आ रही बात समझ में, कंप्यूटर के अंदर ऐसा ही रहता है। ए अगर आप डाल रहे हो ना, जैसे ए हम लिखते हैं नॉर्मल, तो एक्चुअली में कंप्यूटर में ए जो है वो 1 फिर 0 0 0 0 0 फिर 1 ऐसे करके कंप्यूटर के अंदर है,
कंप्यूटर ऐसे समझता है इस नंबर को कि 1 5 बार 0 फिर 1, इसको हम ए समझेंगे। आ रही बात समझो। इसी तरह से डिजिट 1 के लिए जो रिप्रेजेंट होता है, जैसे 49 इस्तेमाल होता है डिजिट 1 के लिए, तो 49 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो अगर हम 1 लिख रहे हैं ना, तो हम तो ऐसे 1 समझते हैं, पर कंप्यूटर जो समझेगा 1 को वो कैसे समझेगा, ऐसे 0 0 1 1 0 0 0 1। आ रही बात समझ। तो जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज लिखते हैं तो कंपाइलर उसको इसी कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इस कोड में कन्वर्ट करने का कंप्यूटर समझ जाता है इस कोड को, और इस कोड को समझते ही हमको आउटपुट दे देता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ रहता है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट, जैसे से आगे बढ़ोगे सब समझ में आता रहेगा, तो चिल्ड रहो। जो बेसिक सा चीज़ मैं हर एक स्मॉल सा पॉइंट लेकर के आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको, जैसे जनरली ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है कि हर एक चीज़ को आप लेकर के चलो, पर मैं लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि जो आदमी फेस करता है ना कि भाई कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकता है, तो मैं सारा कुछ लेकर के चलो ताकि कुछ बचे ना। तो इसीलिए लेक्चर जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में देखो, वेबसाइट पर जाकर के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, सारे नोट्स को फिर अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो, सारा आर्टिकल्स को जा करके, और स्टार्टिंग से एंड तक बनो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यूजेज एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो टेक्स्ट फाइल, स्काई इज अ वाइडली यूज्ड इन टेक्स्ट फाइल, प्लेन टेक्स्ट, बिकॉज इट ओनली रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज कंपेयर टू अदर इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स। फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग, स्काई वैल्यूज आर ऑफन यूज्ड इन अ प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ कैरेक्टर्स। फॉर इंस्टेंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द स्काई वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर कैन कन्वर्ट बिटवीन द अपर केस एंड लोअर केस। हाँ, फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, Sky is used in various communication protocols such as HTTP and SMTP। जब नेटवर्किंग पढ़ोगे ना, इंजीनियरिंग अगर कर रहे हो तो नेटवर्किंग, गेट का कर रहे हो तो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर है वो सब पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी वहाँ पे। फिर वेरियस हेडर्स एंड कमांड्स आर ऑफन सेंड स्काई टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड, क्योंकि जो स्काई कोड था ना, तो सिर्फ 128 स्पेशल न्यू जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता था, 128 था टोटल, 0 से 127 तक, 7 बिट का ही था इसीलिए। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज नहीं आ पा रहे थे, ठीक है ना, बहुत सारे जो कैरेक्टर है नहीं आ पा रहे थे, तो 1 बिट इंक्रीज कर दिया गया जिसको कहा गया एक्सटेंडेड स्काई, ठीक है ना। विद द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल यूजेज, द ओरिजिनल 7 बिट स्काई वॉज एक्सटेंडेड टू द 8 बिट वर्जन प्रोवाइडेड। तो 8 बिट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट का मतलब हो गया 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन, 2 की पावर 8 मतलब हो गया 256 कॉम्बिनेशन हो गया। 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 0 to 255 तक जाएगा ये। आ रही बात समझ में। तो 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन यानी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अब दिस एक्सटेंडेड वर्जन ऑफन रेफर्ड टू एज एक्सटेंडेड स्काई और 8 बिट स्काई इंक्लूड्स एडिशनल कैरेक्टर्स लाइक अ ग्राफिकल सिम्बॉल। फिर यहाँ पे एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स फॉर वेरियस लैंग्वेजेस एंड मोर कंट्रोल कैरेक्टर्स, ये सब ऐड किया गया बाद में। देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर द एक्सटेंडेड स्काई सेट। डिफरेंट सिस्टम्स सच एज IBM's कोड पेजेस 437 एंड ISO and IEC 8859 हैव अ डिफरेंट एक्सटेंडेड स्काई मैपिंग्स। तो कहने का मतलब है कि 7 बिट में जो है काम नहीं चला, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ाया गया, जिसकी वजह से जो नए नए जो कैरेक्टर्स जो नहीं आ पा रहे थे 7 बिट में, तो उसको एक बिट एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब यहाँ पे टोटल डायरेक्ट दुगुना कैरेक्टर अब स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड स्काई या फिर 8 बिट स्काई बोल सकते हैं। जितना समझ में आया सफिशिएंट है, टेंशन ना लो। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन और इवेल्युएशन। लिमिटेड कैरेक्टर सेट, यानी कि अभी भी जब 8 बिट हुआ है उसमें भी 256 कैरेक्टर ही आ सकते हैं। उसके बाद भी अगर उससे आगे कैरेक्टर तो फिर बिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी लिमिटेशन अभी भी है कि स्काई इज अ लिमिटेड 128 कैरेक्टर्स विच ओनली कवर्स इंग्लिश लेटर्स एंड फ्यू सिम्बॉल्स। इट डज नॉट सपोर्ट नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। यूनिकोड टू accommodate global communication needs, a Unicode was developed as a universal character set that includes ASCII as a subset, but also provides support for a vast range of characters, symbols, and emojis from various languages and a script worldwide. आ गई बात समझ में। तो लिमिटेशन क्या था ASCII का, तो ये लिमिटेशन था। बाकी फिर यूनिकोड का हमने फ़ायदा देख लिया फिर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ, ये एक्चुअली कोडिंग नहीं है, ये आपका टेबल है, स्काई का टेबल है कि A 65 को रिप्रेजेंट करता है, B 66 को, एंड सो ऑन Z तक चले जाओ तो ये 90 को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रख लो, क्योंकि जो
लेटर होते हैं ना, कैपिटल लेटर हो गए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हो गए, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हो गया, डिजिट्स हो गया 0 से 9, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका स्काई कोड आप याद रखो, ठीक है ना, ताकि आपको जब कोडिंग करोगे ना तो वहाँ पे अच्छे से और क्लियर होगा। ये हो गया स्मॉल लेटर के लिए, स्मॉल ए के लिए 97, बी के लिए 98, सी के लिए 99 एंड सो ऑन। इसी तरीके से कैरेक्टर के लिए, जो सॉरी कैरेक्टर बोलो, डिजिट्स के लिए, डेसिमल में जो डिजिट्स होता है, 0 के लिए 48, 1 के लिए 49 एंड सो ऑन, 9 के लिए 57। याद रहेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग। अच्छा, पहले कोडिंग से पहले कुछ चीज़ें मैं बात कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पहले समझते हैं उसके बाद बात करते हैं। जैसे हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ये हो गया। इसके बाद इंट मेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट्स सपोज कैर ch इक्वल्स टू -5 140, ठीक है। कैर ch इक्वल्स टू 140, और उसके बाद प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ मैं, तो प्रिंट %c, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कैरेक्टर के लिए, c होता है, %c, कॉमा, फिर जो वेरिएबल है क्या ch है वो, फिर यहाँ पे रिटर्न 0, फिर यहाँ पे क्लोज कर दो। तो ये हमारा एक स्मॉल सा प्रोग्राम हो गया कि कैर है मेरे पास, कैर डेटा टाइप है जो क्या है ch वेरिएबल के अंदर 140 को ले रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर आपका जो प्रिंट होगा, कहने का मतलब है कैरेक्टर प्रिंट होने का मतलब है कि ch में प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ch की जगह पे क्या प्रिंट होगा, ये यहाँ पे ये क्या प्रिंट होगा, कहने का मतलब ये। तो ये स्मॉल सा कोड है, इसका आंसर आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके खुद से आप आंसर बताओ, आंसर अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। चलो, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कोडिंग करके इसको चेक करते हैं, ये सारे कोड को हम कोड करते हैं, ठीक है ना। कोडिंग का मतलब है कि कोड करके देखना है ऐसे। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग। कोडिंग के लिए सबसे पहले आपको जाना है सर्च बार में। सर्च बार में जाने का VS सबको सर्च करना है, VS आ जाएगा। तो VS अगर इंस्टॉल्ड है तो VS अगर आप चला चुके हो, इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, वरना ऑनलाइन कंपाइलर पे भी आप ये प्रोग्राम रन कर सकते हो, ओके, ठीक है। और अगर VS चलाने आता है तो ठीक है, वरना मैं इसका एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा विजुअल स्टूडियो का, ठीक है। फाइल में जाना है, न्यू फोल्डर जाना है, न्यू फोल्डर बना लो, सही होगा। न्यू फोल्डर में जाने के बाद डे 2 पे क्लिक करना है, ठीक है। डे 2 पे क्लिक करने के बाद आप जो भी है आप फोल्डर बना सकते हो। यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके सी प्रोग्रामिंग लेक्चर 2 के लिए मैं बना रहा हूँ, तो लेक्चर 2 ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। चलो, इसको मैं डिलीट भी कर दे रहा हूँ, फिर से मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लेक्चर 2 के अंदर हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू फाइल बन जाएगा। न्यू फाइल बनाओ, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, वेट, तो क्या बनाना है यहाँ पे। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो c_pro1.c, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर मैं कोड लिख लो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैश इंक्लूड, फिर यहाँ पे stdio.h, ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इंट मेन फंक्शन। मैंने बोला कि फंक्शन जो होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर एक ही फंक्शन है तो वो मेन फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस देना है। करली ब्रेसेस देने के बाद आपको अंदर इसके अंदर सारा कोड लिखना है जो भी लिखना चाह रहा है। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ जैसे कैर, क्योंकि कैरेक्टर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा, तो कैर, फिर यहाँ पे लेट सपोज ch इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 140 कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर प्रिंट भी करवा दे रहा हूँ इसको, %c, और उसके बाद %c और देन यहाँ पे ch को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना मत भूलना। फिर रिटर्न कर दे रहा हूँ, रिटर्न 0। रिटर्न का मतलब मैं बता रखा हूँ, ठीक। तो ये हो गया। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखो क्या प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ, आई, ये देखो ये प्रिंट हुआ। कहने का मतलब है कि 140 के करस्पॉन्डिंग जो चीज़ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये कौन सा
नंबर का वैल्यू, तो ये भी मैं देख ले रहा हूँ परसेंट डी से, सॉरी डी से, तो डी से हमें नंबर पता चल जाएगा कि क्या 140 ही प्रिंट हुआ है क्या, कि या उसकी जगह पे कोई और नंबर प्रिंट हुआ है। देखो क्या हुआ, -116। क्या हुआ, -116, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पे कैर CH अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कैर से पहले, तो मान के चलना है कि यहाँ पे साइंड है। ये डिफॉल्ट में क्या होता है, साइंड, मैं कर दे रहा हूँ, डिफॉल्ट में क्या होता है, साइंड होता है, ठीक है ना। तो आप साइंड लिखना या ना लिखना आपकी मर्जी, डिफॉल्ट साइंड होता है लेकिन। तो अब ये भी करोगे तो फिर भी सेम ही आउटपुट आएगा, ठीक है, आउटपुट एकदम सेम होगा। देखो अभी भी 16 है, ठीक है ना, साइन लिख के क्या तो भी -160 था, अभी भी -116 है। तो कहने का मतलब है कि साइन लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि CH वेरिएबल के अंदर तो हमने 140 डाला, तो फिर प्रिंट किया, तो फिर CH का वैल्यू प्रिंट -116 की प्रिंट हो रहा है। और -116 पे कौन सा वैल्यू है, तो वैल्यू तो मैंने बता दिया कि परसेंट C से आप वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो क्या, तो कैरेक्टर, ये कैरेक्टर था। तो कहने का मतलब है कि वैल्यू कौन सा है, -116। तो मैंने साइक्लिक प्रॉपर्टी बताया कि कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, तो 1 बाइट का होता है, यानी 8 बिट्स का होता है। और ये साइंड है तो हाफ में यानी 2⁻7 में बढ़ जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, प्लस वाले में -1 करना पड़ता है, यानी -128 से जो भी नंबर है बीच में फिर कहाँ तक जाएगा, +127 तक जाएगा, इसके बीच में ही रहेगा। 140 तो इससे बाहर चला गया, यानी ओवरफ्लो यहाँ पे आ गया, एक वार्निंग भी आएगा, ओवरफ्लो आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो एक्चुअली वैल्यू क्या प्रिंट होगा, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा। पॉजिटिव वैल्यू मैंने लिया CH के अंदर +140, यानी पॉजिटिव वैल्यू लिया, पर प्लस में कितना वैल्यू आ सकता है साइंड के अंदर, 0 से 127 तक ही आ सकता है। तो आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, फिर क्लॉकवाइज, पॉजिटिव का वैल्यू, पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज में 127, फिर 128, 129, 130 ऐसे करके 140 तक जाओगे। तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग 140 है, पर एक्चुअली में उस सर्किल पे कौन सा वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू होगा -116। तो -116 प्रिंट हो जाएगा, जो कि मैंने बताया था। लेक्चर को थोड़ा पीछे करके वहाँ पर जाकर देख सकते हो, आ रही बात समझ में। तो ऐसे काम हो रहा है। अगर यही कोड मैं पहले बता देता तो आपको समझ में नहीं आता, और अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो के दोबारा देख लेना। क्लियर हुई बात, चलो। तो साइंड अनसाइंड, साइंड का मतलब समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर अनसाइंड लिख देता तो क्या होता, अगर अनसाइंड लिखता तो क्या होता, ठीक है, अनसाइंड लिखा, रन किया तो क्या रन हो जाएगा ये। तो पहले ये चेक करो कि क्या उस रेंज में है, तो हाँ है, तो सेम प्रिंट हो जाएगा। देखो 140 सेम प्रिंट हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहिए वहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे C दे दो, तो वो कैरेक्टर भी प्रिंट हो जाएगा कि 140 पे कौन सा कैरेक्टर था। अनसाइंड के केस में अगर बात करोगे तो, ठीक है, तो देख लो वही कैरेक्टर है, ठीक। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप प्रिंट करवा सकते हो सब चीज़, ठीक है। अब अनसाइंड के केस में 140 क्या रेंज में है, हाँ। 0 अनसाइंड के केस में क्या है कि 2⁸8 मतलब 256 कैरेक्टर आ सकते हैं, 0 से 255 तक। 0 से 255 क्या इसमें लाई कर रहा, हाँ लाई कर रहा, तो यही आंसर होगा। चलो यहाँ पे अगर -2 अनसाइंड करके यहाँ पे -2 कर दूँ अगर, तो क्या होगा, ये भी एग्जांपल लिया था मैं, -2 अगर -2 कर दूँ तो क्या होगा, करके देख लेते हैं। तो अनसाइंड में तो -2 नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे, 0 से लेकर के 255 तक तो जाएगा, पर एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो प्लस कम चलेंगे। तो -1 की जगह पे 255 होगा, -2 की जगह पे 254 होगा। आ रही बात समझ में। अच्छा सॉरी, कैरेक्टर मैंने कर दिया, हमें कैरेक्टर नहीं प्रिंट करना, हमें डी वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। इंटीजर कौन सा आएगा, तो ये प्रिंट करना है, तो क्या आएगा 254, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। तो 255 पे क्या है हमारा -1 है, 256 पे हमारे अकॉर्डिंग क्या -2, तो -2 तो हमारे अकॉर्डिंग, पर एक्चुअल वैल्यू क्या होगा सर्किल पे 254 होगा, तो ये 254 आपका प्रिंट हो गया। आ रही है समझ में। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे काम होता है, समझ में आया बात। ये तो कैरेक्टर की बात कर ली। इसी तरीके से हम चाहे तो बात कर सकते हैं, फिर कैरेक्टर का ये हो गया, एक और फाइल बना लेते हैं, फिर यहाँ पे C_pro2.c ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर वही सारा काम कर लो, हैश इंक्लूड, कमेंट वमेंट भी दे दिया करो अगर देने का मन है तो, std आपको समझ में आ गया होगा सारा मतलब, सॉरी stdio.h, फिर यहाँ पे एंड मेन फंक्शन, और फंक्शन देने के बाद आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस के बाद फिर यहाँ पे क्या करवाना चाह रहे हो, इंटीजर के लिए काम करवाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इंट क्या शॉर्ट इंट ले लेते हैं, शॉर्ट इंट, फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू, तो इसके रेंज के बाहर अगर हमें जाना है, अगर रेंज के बाहर जाते हैं तो क्या होता है, तो अगर ये हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट इंट x है, तो आप सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 3 5 ये नंबर ले रहा हूँ, तो क्या ये नंबर एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा, इसका रिटर्न ले लो,
पहले करके देख लेते हैं, रिटर्न ले लो 0। चलो प्रिंट करवाते हैं, क्या ये प्रिंट हो जा रहा है एग्जैक्टली। तो अगर रेंज में अगर है तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो। क्या कुछ गड़बड़ है? अच्छा प्रिंट करवाया ही नहीं, रुक जाओ। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी इस्तेमाल करते हैं, कभी इंटीजर हम लेना चाह रहे हैं तो। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या है एक्स, तो एक्स आ गया और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन देना मत भूलना। तो ये प्रिंट कर देंगे आप, तो प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? तो हाँ हो जाएगा। तो क्या अगर रेंज में है तो रेंज में है तो हाँ वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और अगर रेंज से बाहर जाते हैं लेट सपोज, इसी तरीके से कोई भी वैल्यू इसी तरह से आप वैल्यू ले लेके चेक करो क्या ये चीज़ हो रहा है। तो अगर रेंज में है तो वो वैल्यू आ जाएगा, अगर रेंज से बाहर चला गया तो ओवरफ्लो आकर के दूसरा वैल्यू प्रिंट होगा। एरर नहीं आएगा पर दूसरा वैल्यू प्रिंट होगा। और दूसरा क्यों होगा? क्योंकि साइक्लिक प्रॉपर्टी वहाँ पे चलेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे -25,536 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यानी -25536 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जबकि हमने क्या वैल्यू दिया था? 4000 दिया था, सॉरी 40,000 दिया था। 40,000 एक्स के अंदर गया, पर एक्स को प्रिंट करवाने पे 40,000 ही आना चाहिए था, पर 40,000 नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम रेंज से बाहर चले गए, ठीक है ना, रेंज से बाहर चले गए। अगर हम रेंज से बाहर चले जाते हैं तो फिर हमें यहाँ पे क्या एरर तो नहीं मिलता है, वहाँ पे उसकी जगह पे दूसरा वैल्यू मिलता है। दूसरा वैल्यू कौन सा मिलेगा? चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर हम शॉर्ट एंड की बात करें, इंटीजर 4 बाइट के जनरल, तो 4 बाइट मतलब 32 बिट्स। 32 बिट्स मतलब कि अगर हम बात करें साइंड के केस में, अनसाइंड के केस में, तो 0 से लेकर 65535 तक इसका रेंज होता है। इसके बाहर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और इसी रेंज में है तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया अनसाइंड के केस में। लेकिन अगर साइंड के केस में अगर हम बात करें, साइंड के केस में तो 0 से लेकर के कितना तक जाता है पॉजिटिव में अगर हम बात करें, क्योंकि वो 2 की पावर 16। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे बाई 2 करेंगे ना, 2 की पावर 32 मतलब बाई 2 करेंगे तो 2 की पावर 31 और ये 31। वेट ठीक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने। 2 की पावर 31 होगा, ठीक है, क्योंकि बाई 2 कर रहे हैं ना, बाई 2 करोगे तो -2 की पावर 31 2 की पावर -31 तो ये हो जाएगा। अब ये होगा तो इसका 0 से लेकर के पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक जाएगा? एक कम तक, तो यहाँ तक होगा। और अगर नेगेटिव की बात करें -1 से लेकर के ये तक, तो यानी 2 की पावर 31 तो ये -32768 ये आ जाएगा। अब आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई बात? तो ये हो जाएगा, समझ में आई? तो आपके इस रेंज में अगर है, देखो यहाँ पे 32,000 तक इसका रेंज क्या है? 32,767 तक पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, बाकी उसके आगे फिर नेगेटिव चला जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो वो इतना ही लेगा, इतने के रेंज में है तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। माइनस वाला वैल्यू डालें अगर इतने के रेंज में है तो वो प्रिंट कर देगा, नहीं तो ओवरफ्लो होकर के इसके बाहर का कोई अलग अदर वैल्यू जैसे साइक्लिक प्रॉपर्टी मैंने बताया तो वो प्रिंट करेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हुई? तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 32,767 और नेगेटिव में -1 से लेकर के 32,768, तो ये हो गया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अनसाइंड की, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 65,535, ठीक है, यानी 65535 ये हो जाएगा। 0 से लेकर 65535 ये हो गया इसका रेंज, और यहाँ पे हो गया 0 से यहाँ तक। अब एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे तो वैल्यू बड़ा ले लिया, तो अब तो समझ में आ गया हो कि यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा। चलो अब तो यहाँ पे समझ में आ गया कि साइक्लिक प्रॉपर्टी 40,000 क्या बाहर चला गया इसके? हाँ बाहर चला गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शॉर्ट एंड एक्स मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या साइंड लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या साइंड लगा हुआ है। तो साइंड आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइंड लिख दो तो भी कोई दिक्कत, तो भी यही प्रिंट होगा, सेम चीज़, ठीक है ना। देख लो तो भी सेम चीज़ ही प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे साइंड बाय डिफॉल्ट क्या है? 40,000 साइंड इंट एक्स। अच्छा शॉर्ट यहाँ से हट गया, शॉर्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पे शॉर्ट लगाना जरूरी है। देखिए वही प्रिंट हुआ, तो साइन लगा तो साइन वहीं तक वही प्रिंट हुआ। देखो -25,536 यही है। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कुछ और, अगर बाहर हम जा रहे हैं तो वही कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं 37,768 प्रिंट करते हैं, 37,768, ठीक है, ये प्रिंट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। देखिए ये प्रिंट हुआ, तो कहने का मतलब है कि इसी तरीके से
चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी लग रहा है, और साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि वही रूल फॉलो हो रहा है, साइकिल वाला रूल फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अनसाइंड की, अनसाइंड की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो एग्जैक्ट प्रिंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसके रेंज में। अनसाइंड के केस में बात करें तो एग्जैक्ट प्रिंट हो जाए, क्योंकि इसके रेंज में देखो प्रिंट हो गया ना, तो सेम चीज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इससे बाहर गए, जैसे बाहर मतलब कि लेट सपोज 656553536 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये चला जा रहा है, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे देखिए, रेंज में तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रेंज से बाहर गए तो क्या हुआ, हाँ 0 प्रिंट हुआ। क्यों 0 प्रिंट हुआ, साइक्लिक प्रॉपर्टी से। क्यों, क्योंकि 65535 ये 0 से लेकर के इतना हाईएस्ट रेंज होता है इसका रेंज, बट मैंने क्या किया, एक आगे बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, हाँ तो क्लॉक वाइज से यहाँ पे जाना चाहिए था 65535 तक, लेकिन एक आगे भाग गया, ओवरफ्लो हुआ यहाँ पे, एक आगे भाग गया। तो हमारा क्या है 65535 यहाँ पे, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो सर्किल पे रियल वैल्यू वो कौन सा 0 है, तो वो 0 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 7 कर दें इसको, अगर यहाँ पे 7 कर दें तो क्या प्रिंट होगा, देख लो, देखो 1 प्रिंट हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 बार आगे चलेगा, तो यहाँ पे क्या था 65535 हाईएस्ट चला गया, फिर उसके एक आगे बढ़ेंगे तो 0 पे आ जाएगा, फिर एक और आगे बढ़ेंगे तो 1 पे आ जाएंगे, फिर एक और आगे बढ़ेंगे तो 2 पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। एरर नहीं आएगा यहाँ पे, पर साइक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगा। तो होप साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक प्रॉपर्टी है क्या। इतना तो समझ में आ गया ना कि साइक्लिक प्रॉपर्टी है क्या। डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो साइंड, अनसाइंड, कैर, इंट वगैरह वगैरह सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो क्लियर, बाकी ये जो चीज़ें हैं डेटा टाइप्स, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ही अभी चल रहा है। इसी का डेटा टाइप्स का आपको मतलब इस्तेमाल होते रहेगा। जो चीज़ बेसिक्स में पढ़ रहे हो ना उसका इस्तेमाल पूरा प्रोग्रामिंग में होगा। जैसे पूरा सी पढ़ें, सी अभी बहुत बड़ा है, पूरा डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं, इन डेप्थ हर चीज़ थ्योरी में पूरा पढ़ाऊंगा एकदम 1 by 1। उसके बाद उसका फिर प्रैक्टिकल यानी कि कोड करके फिर मैं उसको दिखाऊंगा, और कोड में कहाँ पे क्या है नहीं है वो सब मैं बताऊंगा। तो आपको दिक्कत नहीं, अभी स्टार्टिंग अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है, बस आप लोग बने रहो स्टार्टिंग से एंड तक, सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक मैं पढ़ाऊंगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुई बात। चलो तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और क्या, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, स्काई कोड वगैरह वगैरह सब समझ में आ गया होगा। तो सेशन आज का यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच यार। और JNG एकेडमी वेबसाइट पे जा करके आप मतलब सब चीज़ को, सारे आर्टिकल्स को, पोस्ट को पढ़ सकते हो, और वहाँ पे भी आपको लिंक दे दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, यूट्यूब से भी आप देख सकते हो। और पसंद आए तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, थम्स अप ज़रूर कर दिया करो, ताकि मतलब ये मोटिवेशन मेरा बना रहे। और सब कुछ मैं स्टार्टिंग से एंड तक रखूँगा, ख़त्म अब नहीं करूँगा, बीच में स्किप करके नहीं जाऊँगा, पूरा एंड तक करूँगा। और कोडिंग का सेशन चल रहा है तो सारा कोडिंग आएगा यहाँ पे, सी, पाइथन, C++, C#, जावा, गो, आर, सारा प्रोग्रामिंग इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।